हेलो फ्रेंड्स, SRS जैन स्टडी.com में आपका स्वागत है। सोशियोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम हराल्ड गारफिंकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एंटी-नेट सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी से रिलेटेड अदर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स वी डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू हराल्ड गारफिंकल। हराल्ड गारफिंकल अमेरिकन समाजशास्त्री। गारफिंकल समकालीन समाजशास्त्र में अपने मौलिक चिंतन एवं विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने समाजशास्त्र को लोक विधि विज्ञान शब्द दिया है, जो एथनोमेथोडोलॉजी शब्द है सोशियोलॉजी के अंदर हराल्ड गारफिंकल के द्वारा दिया गया है। इनका जन्म 1917 में हुआ था। 1952 में इन्होंने अपनी PhD को कंप्लीट किया। वे अहोया एवं शिकागो विश्वविद्यालय में टीचिंग वर्क करते रहे थे। इन्होंने जो टीचिंग किया है वो शिकागो विश्वविद्यालय और अहोया जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे किया है। सोशियोलॉजी के अंदर इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दो बुक्स हैं उनमें फर्स्ट है स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी, जो 1967 के अंदर जो पब्लिश हुई थी, और उसके बाद में इनकी बुक्स है कॉन्ट्रीब्यूशन टू एथनोमेथोडोलॉजी। उसके बाद सोशियोलॉजी के अंदर इनके जो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, इनके कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी के अंदर है, उसके अंदर फर्स्ट है प्रलेखन विधि, उसके बाद में संदर्भिता या निर्देशिका, उसके बाद में है व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क, उसके बाद में टीकात्मक व्यवहार, उसके बाद में चिंतनशीलता तथा क्रमिक समायोजन या तार्किक विवरण। ये इनके सोशियोलॉजी के अंदर इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट हैं। उसके बाद में जो इनकी मेन बुक्स हैं उनके अंदर फर्स्ट है टू आर्ट्स ए सोशियोलॉजी थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो 2008 के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके बाद में स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है ये इनकी, जो 1967 के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके बाद में इनकी बुक्स है सीइंग सोशियोलॉजिकली द रूटीन ग्राउंड ऑफ सोशल एक्शन, ये 2005 के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके बाद में इनकी बुक है सोशियोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो 2008 के अंदर पब्लिश हुई थी। और इसके साथ इनकी एक बुक जो है कॉन्ट्रीब्यूशन टू एथनोमेथोडोलॉजी, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है सोशियोलॉजी के अंदर। उसके बाद में गारफिंकल का केंद्रीय मुद्दा, जो इनका मेन केंद्रीय मुद्दा था इनकी थ्योरी का, वो क्या था? लोक स्वीकृत धारणाओं टेकन फ्रॉम ग्रांटेड के अनुसार अपने व्यवहार का अनुकूलन क्यों और कैसे करते हैं। ये कहते थे जो लोग हैं वो इनकी जो स्वीकृत अवधारणाएं हैं जो पुराने समय से चलती आ रही है, लोग उन्हीं को ही क्यों उनका अनुसरण करते हैं, उनके साथ ही क्यों समायोजन करते हैं और वो कैसे समायोजन करते हैं, ये इनका मेन जो मुद्दा था इनकी स्टडी का। इसके अंदर इन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी के अंदर इसकी दो मुख्य विशेषताओं का वर्णन किया है। उसके अंदर जो फर्स्ट है विवरण और अभिप्राय, जिसे अकाउंट्स एंड मीनिंग कहते हैं। गारफिंकल की विवरण पद्धति महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत दो तथ्य हैं। अब इसके अंदर ये विवरण के अंदर दो तथ्यों की बात करते हैं, फर्स्ट है लैंग्वेज और उसके बाद में जो है अभिप्राय मीनिंग जो होता है। गारफिंकल का कथन है कि विवरण तथा अभिप्राय इस बात पर निर्भर करते हैं कि स्थिति कैसी है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही ये दोनों जो कंसेप्ट हैं इनके, ये कहते हैं भी लोगों के अंदर ये तभी ही लागू होते हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेट होते हैं। उसके बाद में मेथोडोलॉजी जो है, एथनोमेथोडोलॉजी में तथ्य सामग्री एकत्र करने के लिए सामान्य प्रकार की विधियों को प्रयुक्त किया है। अब जो इन्होंने स्टडी की है एथनोमेथोडोलॉजी के अंदर, इन्होंने कहा जितने भी फैक्ट या जितने भी तथ्य इकट्ठा करना है, डाटा इकट्ठा करना है, उसके लिए जिन विधियों का प्रयोग करना है वो तो जो साधारण विधियां यूज करते हैं वो ही है। उसके अंदर इन्होंने खुली प्रश्नावली जो ओपन एंडेड क्वेश्चनर होता है उसकी बात की है, गहन साक्षात्कार इंटरव्यू की बात की है, सहभागी अवलोकन की पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात की है, वीडियो टेपिंग की बात की है, उसके बाद व्यक्तिक अध्ययन जो इंडिविजुअल केस स्टडी हम कहते हैं उसकी बात की है। मतलब इन पद्धतियों के द्वारा डाटा इकट्ठा किया जा सकता है, ये कहते हैं।
उसके बाद में गारफिंकल ने एथनोमेथोडोलॉजी के जन्म के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है। एक बार ये क्या थे, जो स्टोरबेक हैं के सुझाव पर, ये 1845 यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे 1945 आएगा, 1945 के अंदर में सोलमैंड स्विच के साथ गारफिंकल जूरी के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये जो है सोलमैंड स्विच के साथ एक काम कर रहे थे प्रोजेक्ट के ऊपर। जूरी के कमरे में निर्णायकों के पारस्परिक वार्तालाप को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया। जो जूरी है उनके साथ इन्होंने मतलब वार्तालाप की और उसको इन्होंने छुपाकर कैमरे को या वीडियो रिकॉर्डिंग है इन्होंने की थी। इन दोनों विद्वानों के रिकॉर्ड किए गए वार्तालाप को बार बार बजाया और लिखा गया। उसके बाद में इन्होंने उसको बार बार प्ले किया और उसके अंदर जो बातें थी वो इन्होंने लिखी। इसी प्रक्रिया के दौरान सोलमैंड स्विच के दिमाग में एथनो शब्द के प्रयोग का विचार आया। मतलब जो एथनो शब्द है उसका जो विचार है, थॉट है, वो किसके दिमाग में आया? सोलमैंड स्विच के दिमाग में आया था। गारफिंकल के अनुसार इस पद्धति का निरीक्षण मनुष्य की दैनिक गतिविधियों में किया जा सकता है। जो ह्यूमन बीइंग की डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ है उसके अंदर इस मेथड का यूज किया जा सकता है। उसके बाद में गारफिंकल ने मानव शास्त्रीय विषय वस्तुओं का अध्ययन किया, जिसमें इन्होंने स्वास्थ्य की स्टडी की, पौधों की है, मौखिक ब्रह्मांड के विषय को सम्मिलित किया है। इन विषयों के ऊपर इन्होंने अपने जो है स्टडी की। इन लोक सिद्धांतों को मतलब इसके अलग अलग नाम भी जो दिए गए हैं, एथनो मेडिसिन, एथनो बॉटनी, एथनो फिजिक्स और एथनो एस्ट्रोनोलॉजी जो शब्द है वर्णित किए गए इनके लिए। इस प्रकार एथनो पद्धति का विकास मानक मानव शास्त्र मतलब स्टैंडर्ड एथनोपोलॉजी शब्द के रूप में ही हुआ है। एथनो प्लस मैथनोलॉजी जो है में मैथडोलॉजी शब्द विषय वस्तु का प्रतीक है, मतलब ये एक सिंबल है, न कि वैज्ञानिक उपकरणों का। मतलब यहाँ पे कोई जो एथनो मैथडोलॉजी है, कोई मैथडोलॉजी साइंटिफिक हम कहते कोई नहीं है, ये सिर्फ एक प्रतीक के तौर पे इन्होंने यूज़ किया है। इसके अंदर ऐसे नहीं भी जो साइंस के अंदर कोई उपकरण यूज़ किए जाते हैं वैसे उपकरण यूज़ किए जाते हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ क्या है, एक सिंबल के तौर पे इसके अंदर जोड़ा गया है एथनो प्लस मैथडोलॉजी। उसके बाद में बर्नार्ड जो फिलिप्स है अपनी पुस्तक, ये इनकी बुक है सोशियोलॉजी फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू प्रैक्टिस, ये जो 1979 के अंदर पब्लिश हुई है। इसमें उल्लेख करते हैं कि एथनो मैथडोलॉजी का उद्देश्य यह वर्णन करना है कि लोग प्रतिदिन की अंतः क्रियाओं से किस प्रकार पारिस्थितिक परिभाषा एवं वास्तविकता को निर्मित करते हैं। मतलब जो एवरीडे हम कह दें या डेली रूटीन्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वो आपस में कैसे वार्तालाप करते हैं, आपस के अंदर कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं, इन चीज़ों की जो स्टडी है इसके अंदर की जाती है। गारफिंकल एथनो पद्धति में दो प्रकार के विचारों को सम्मिलित करते हैं। जो गारफिंकल है ये दो प्रकार के विचारों की बात करते हैं अपनी स्टडी के अंदर। जो फर्स्ट है, प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने में लोग अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कहते हैं जो लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स आती है वो क्या करते हैं, जो रोज़ की नई नई सिचुएशंस होती है उनको हैंडल करने के लिए वो नए नए तरीक़ों को अपनाते हैं, अपने पुराने तरीक़ों को अपनाते हैं साथ में वो, ताकि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो हैंडल कर सकें। उसके बाद में ये कहते हैं भी जो सेकंड पॉइंट है वो कहते हैं एथनो पद्धति में लोक विचार, जो फोक आइडियाज़ है, शुरू से चलते आ रहे हैं, पुराने जो थॉट्स हैं, जो प्रतिदिन की अंतः क्रियाओं पर केंद्रित होते हैं, रोज़ की जो रोजाना रूटीन्स की जो अंतः क्रियाएँ हैं, इंटरेक्शंस हैं, उनसे रिलेटेड होती हैं। लोग अपने अनुभवों पर किस प्रकार स्पष्टीकरण देते हैं तथा अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या प्रयास करते हैं। मतलब लोगों के सामने जो प्रॉब्लम्स आती है वो उनके लिए क्या करते हैं, कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, मतलब नए नए तरीक़ों की खोज करते हैं, या जो पुराने समय से चलते आ रहे विचार हैं उनका प्रयोग करते हैं। ये सारी की सारी जो स्टडी है इसके अंदर की जाती है। ये सब एथनो पद्धति के अभिन्न अंग है और ये ही जो है जो रूटीन के अंदर लोग काम करते हैं, अपनी सिचुएशंस हैं, इंटरेक्शंस है, या अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जिन मेथड्स का यूज़ करते हैं वो सारे का सारा जो है एथनो पद्धति के अंदर शामिल किया गया है। सो ये था गारफिंकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।